देखिए यहाँ पे आज हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन तक सिलेबस था, हेलो के बाद जितना क्वेश्चन का है वो आपके लिए एक्स्ट्रा था, ठीक है। उसके बाद जो हम आज जा रहे हैं तो वो है आपका आइसोमेरिज्म। हम आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए आइसोमेरिज्म है ना, तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले आपका है आइसो, तो देखिए यहाँ पे आइसो का मतलब होता है सेम। हम बताए थे आपको पहले भी कि आइसो का मतलब सेम ही होता है। आइसो ब्यूटेन, आइसो पेंटेन, वहाँ पे पढ़ाए थे। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है आपका मेरिज्म। तो मेरिज्म जो वर्ड आया सर वह मेरोज से आया हुआ है। मेरिज्म आया है आपका मेरोज, यहाँ पर लिखिए सर मेरोज। और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स। ने एक और बुक पढ़े उसमें देखे कि मेरोज का दूसरा मीनिंग होता है यूनिट्स, लेकिन सेम पार्ट्स सेम यूनिट्स, इससे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि चीज बोल क्या रहा है। अब जो लिखेंगे वो नेक्स्ट बुक का कमाल है। वो नेक्स्ट बुक लिखता है कि मेरोज का मतलब सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो वह दोनों आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसे पूरा सुनाने की कोशिश करेंगे। हम बोले इसे सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले बताते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे देखिए आप मान लीजिए मीथेन ले रहे थे, मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया CH4। तो यहाँ पर देखिए मीथेन में कार्बन का एक्चुअल एटम कितना है 1, हाइड्रोजन के एक्चुअल एटम कितना है 4 और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है 5। तो बोल सकते कि ये मेरा मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। फिर हम उसको यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आते हैं। यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये आपका सर यूरिया है, और यूरिया ही वह पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिस्कवरी किया है। पूरा ऑर्गेनिक में जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यही है यूरिया, समझे। इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम है वॉलर, फ्रेडरिच वॉलर है पूरा नाम। तो उसको बुक लिखता है F वॉलर, समझे। लेकिन इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जो पहला थ्योरी आया था उस थ्योरी का नाम था वाइटर फोर्स थ्योरी, समझे। वो थ्योरी जो लाए थे वो थे बर्जेलियस। वे बर्जेलियस का ही स्टूडेंट था आपका वॉलर। तो वो वॉलर है जो कुछ और बना रहा था और गलती से वो बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये था अमोनियम साइनेट, समझे। और अमोनियम साइनेट को हीट कर रहा था, तो वो लगा कि अमोनियम साइनेट तो मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सोचा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा, लेकिन गलती से उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, समझे। और दुनिया को पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया मिल गया। ओके, अब देखिए सुनिए यहाँ पे यूरिया में देखिए नाइट्रोजन के एक्चुअल एटम 2 है, हाइड्रोजन के एक्चुअल एटम 4 है, कार्बन का एक्चुअल एटम 1 है और ऑक्सीजन का एक्चुअल एटम 1 है। ये हो गया आपका यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे सर हर चीज नहीं लिख पाइएगा, जो भी चीज बोल वो समझ आ रहे ना। देखिए सर अब हम लोग अपना लाइफ में आते हैं। मान लीजिए कि हम और मेरा भाई है, तो कहने का दोनों भाई में सिमिलरिटी क्या क्या उसे देखिए। हम लोग दोनों भाई मान लीजिए जुड़वा है, तो हम लोग का मदर और फादर सेम हो सकता है, हम लोग का विलेज सेम हो सकता है, हम लोग का पहनावा सेम हो सकता है, और मानते कि हम लोग का प्रोफेशन भी सेम हो सकता है। मान लीजिए कि हम भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो यहाँ तक तो सिमिलरिटी मिल सकता है, लेकिन हम दोनों का विधि तो सेम नहीं होगा। मतलब केमिस्ट्री बोल रहे तो समझ रहे ना, इतना सिमिलरिटी हो सकता है लेकिन वो सिमिलरिटी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह का सिमिलरिटी यहाँ पे बोलते हैं जिसका मदर और फादर सेम होगा, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जिसका पहनावा डिफरेंट होगा, समझे।
हम बोलना क्या चाह रहे सर कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, वह आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। सर एक एग्जांपल से बताइए क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे होगा। तो आते हैं एग्जांपल पर सर। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। अगर जेक बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोग जानते हैं कि भौतिक गुण, और केमिकल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रासायनिक गुण। तो देखिए अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहे वो खास प्रॉपर्टीज जिसको आंखों से देखकर बताया जा सकता हो कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी को बोलते हैं सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और एक ऐसा प्रॉपर्टीज जिसको आंखों से देखकर नहीं बताया जा सकता हो कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। है बस समझे। अब हम जानते हैं कि सॉलिड और सॉलिड में एटम और एटम के बीच डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उसी को बोलते हैं सॉलिड। और सॉलिड रिजिड होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड। और रिजिड बोले तो कठोर। देखिए जब दो एटम जब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम हो उसको बोलते हैं सॉलिड। और जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं गैस। और जब दो एटम के बीच का डिस्टेंस ना बहुत ही कम हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं सर हम लिक्विड। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम और एटम के बीच बहुत ही ज़्यादा होता है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम और एटम के बीच बहुत ही कम होता है। और लिक्विड में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग अपने लाइफ से जोड़ते हैं, हम बोलते हैं कि दूरियां बढ़ने से लगाव कम होता है, समझे? ठीक है, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे डिस्टेंस घट गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और हमें जानते हैं सॉलिड रिजिड होते हैं, गैस कंप्रेसिबल होते हैं, जिसको हाँ, और लिक्विड का गुण होता है फ्लूइडिटी। जो कठोर होते हैं वह सॉलिड कहलाते हैं, जो इसको दबाने से दब जाए वह गैस कहलाता है, और जिसके पास बहने का गुण हो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड। यहाँ तो क्लियर हो गया दोस्त। तो अपने लाइफ में आप देख सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस आप अपने आई से विजिबल कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, मान लीजिए सर रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में बदल गया, आप रिएक्शन अभी भी जस्ट शुरू हुआ है, आप वहीं आँख से देख रहे हैं लेकिन पता ही चल कि प्रोडक्ट कब बन गया, समझे? उसके पीछे वजह ये है सर कि एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं और उसको क्या करते हैं आई से विजिबल हम लोग नहीं कर सकते, समझे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी लिखने को प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं। अब एग्जांपल से बताते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कैसे हो रहा है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपका डिफरेंट कैसे हो रहा है। देखिए पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं सर इथाइल अल्कोहल। बताइएगा ये CH3 है, ये CH2 और ये हो गया खाली बॉन्ड। ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। ये इथाइल ग्रुप बोलता है ना कि मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। ओके, ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया सर इथाइल अल्कोहल। याद होगा जब हम कॉमन नेम पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे इथाइल अल्कोहल, तो उसी जो लिंक हम जोड़े थे सर हम इसी दिन के लिए जोड़ रहे थे, क्योंकि ये जो चीज़ें हमको अल्कोहल चैप्टर में पढ़ाना था, लेकिन हम अभी एलओएलके में ये चीज़ें आ गई तो हमको पढ़ाना पड़ेगा ना, जो लिंक आया तो उस वक्त के लिए बता रहे थे कि ये चीज़ें आपको सॉल्यूशन मिल पाई। अब देखिए सर ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर एक लड्डू रख दिए, इस लड्डू के पास दो खाली बॉन्ड है। लड्डू बोले तो ऑक्सीजन, और हम जानते हैं सर कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। बताइएगा फर्स्ट सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस? 2 इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट सेल। लेकिन आप जानते हैं ये हो गया मेरा एटम। एटम के सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर। इसी सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ओके, इसी सेल या ऑर्बिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, घूमते रहता है। जैसे हम लोग अपने लाइफ में आते हैं, रोड लाइफ में
मान लीजिए ये गर्ल्स लॉज है और गर्ल्स लॉज के बाहर लड़का लोग घूमते रहता है तो जस्ट वही लाइफ है, हम बोले ना जो रोड पे वही बोर्ड पे। ये न्यूक्लियस है सर, समझे, वो लॉज न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में दो कोई रहते हैं, एक प्रोटॉन एक क्या रहते हैं न्यूट्रॉन। हम बोलते थे ना कि बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, तो उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियस बोलते हैं, समझे। यहाँ पर देखिए सर, फर्स्ट सेल में हमको 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखनी है और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी आप रख सकते हैं। सेकेंड सेल में मेरा 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 और ये आपका 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कुछ इसी तरह से रखा था, ये आप क्लास 10 में पढ़े, समझे। फिर रियलिटी में इलेक्ट्रॉन कभी इस तरह पाया ही नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में रहता है, बादल के रूप में। जैसे बादल नहीं देखिए यार, बादल देखते हुए इससे पूरा फैला हुआ रहता है, समझे। तो रियली में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रहता है, जैसे दिखा रहे हैं, बादल के फॉर्म में रहता है, क्लाउड के फॉर्म में, समझे। इसको समझने के लिए से दो से दिखाते हैं। ओके, अब बताइए सर, ऑक्सीजन का, हाँ देखिए ये वैलेंस सेल हो गया, लास्ट से फर्स्ट से लास्ट से, थर्ड सेल होता थर्ड से लास्ट सेल हो जाता, फोर्थ सेल होता फोर्थ से मेरा लास्ट सेल हो जाता। देखिए फर्स्ट से सेकेंड सेल को बोल रहे लास्ट सेल, इसी को बोल रहे वैलेंस सेल, इसी को बोल रहे अल्टीमेट सेल। तो वैलेंस सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अल्टीमेट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए हम जितना भी बुक पढ़ें, तो सारा बुक का जो भी नॉलेज है सारा चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। आप जनरली सुनेंगे वैलेंस सेल सुने होंगे, आज आपको बहुत चीज़ सिखा दी। अल्टीमेट सेल आपके लिए नया आ गया है ना, लास्ट सेल भी नया आ गया आपके पास, तो समय के साथ चीज़ें बढ़ेगी। देखिए हमको नहीं पता दोस्त कि आप क्या सीखे नहीं सीखे, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर चीज़ें आ रही तो उन चीज़ों को जोड़ने के लिए जहाँ से भी आ रही है वहाँ से हमको उठ के बताना पड़ेगा, समझे। ये कहीं ना कहीं हम 11 घुस गए, अब कुछ देर में फिर हम 12 जंप कर जाएंगे। तो बताइए सर, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। अब ऑक्सीजन बोलता है कि देखो भाई, तुम लोग अपना दुनिया में बॉन्डिंग बना के स्टेबल हो जाते हो, लेकिन हम अपना दुनिया में स्टेबल कैसे होंगे। तो एलिमेंट को पूछिए यार तुम लोग का रवैया क्या है, तो बोलते मेरा रवैया भैया ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। हमको आप वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दो, चाहे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दो, इस फॉर्म में हम लोग ऑलवेज स्टेबल रहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अब ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन है सो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वह जब घर से बाहर निकला तो ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया। इसे ये पता चला सर कि जब कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके मुंडी पर उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, समझे। अगर नाइट्रोजन होता तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो मुंडी पर 3 में नस आ जाता, क्योंकि नाइट्रोजन का फर्स्ट एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, जिसे नाइट्रोजन हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखिए सर, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 2 गेन कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड दिखा है। क्या तो भाई 4 चाहिए तो 4 वाला कंडीशन है, किसे कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, समझे। उसको 4 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये चाहेगा कि कोई हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे, तो इसीलिए 4 हाइड्रोजन से अक्सर ये जुड़ता है, समझे। जो बोले वो चीज़ धीरे समझ में आ रही है ना। अब देखिए सर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बनाया ये तो पता चल गया। अब दूसरा फॉर्म में आ रहा है सर, इसके पास 2 कार्बन है, ये ऑक्सीजन बोलता है कि अगर मेरा भाई अल्कोहल पीता है तो उसके पास 2 कार्बन होता है, तो अगर हम लड्डू खा रहे हैं तो मेरे पास भी 2 कार्बन होना चाहिए, भाई भाई सेम सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए, इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास दूसरा कार्बन है, 1 बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो कार्बन के पास ऑलवेज 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। तो 1 बॉन्ड है सर, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए, 1 बॉन्ड है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। अब देखिए सर, 1 मिथाइल 2 मिथाइल हो गया,
तो 2 मिथाइल के लिए लिख दिए सर डाई मिथाइल, और ये हमारा थर्ड फंक्शनल ग्रुप है। थर्ड फंक्शनल ग्रुप बोले तो ईथर फंक्शनल ग्रुप, समझे? तो ईथर है सर, तो थोड़ा सा गैप देखिए यहाँ पर ईथर लिखिए। तो इस ईथर फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम हो गया सर डाई मिथाइल ईथर। ओके, फिर ईथर वो ओ है वही ईथर है। हाँ यही ईथर है, इसको ओ भी नहीं पढ़ते। देखिए इसको पढ़ते सर डाई वैलेंट ऑक्सीजन एटम, समझे? वो पढ़िएगा ना तो अच्छा बात नहीं है, समझे? ओ का मतलब बहुत कुछ होता है। हाँ तो डाई वैलेंट ऑक्सीजन एटम को बोलते हैं ईथर। ओके, अब देखिए सर, सबसे पहले हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे तो हम जानते हैं कि सर कि मेरा भाई जब मूड बनाता है तो अल्कोहल लाता है, और जब जब हम उसका अल्कोहल देखते हैं तो हमको लिक्विड फॉर्म में दिखता है, समझे? तो हमेशा ये हमको लिक्विड फॉर्म में दिखा है, समझे? तो लिक्विड फॉर्म में दिखा है सर, इसका मतलब ये भी होगी हमको कि अल्कोहल हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड एट। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब जब अल्कोहल पीता है ना, रूमेन पीता है, बाहर भी नहीं पीता है, क्योंकि बच्चों को ना पता चल जाए। हाँ, तो रूम में पी रहा है, तो रूम में पी रहा है तो रूम टेम्परेचर पे पी रहा है। तो ये लिक्विड फॉर्म में तब रहेगा सर जब यह रूम टेम्परेचर पे होगा अल्कोहल, रूम टेम्परेचर। तो इथाइल अल्कोहल है ना, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है हमेशा रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए सर यहाँ पे एक आया रूम टेम्परेचर, एक होता है बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और रूम टेम्परेचर होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, जो क्लास 10 में आप पढ़ेंगे। ये तो ए भाई का तो काम बन गया। अब मेरा बात आया, हम तो लड्डू खाते हैं, तो जब जब लड्डू खाते हैं तो गाना गाते हैं कि गाता रहे मेरा दिल और इधर तू ही मेरी मंजिल। हाँ, तो गाता बोले, गाता का जी, इसका मतलब जी फॉर गैसियस, गैसियस एट रूम टेम्परेचर। जो आपका डाई मिथाइल ईथर है सर, रूम टेम्परेचर पर हमेशा गैसियस फेज में पाया जाता है, समझे? फेज का मतलब अवस्था हो गया, फेज कोई फिजिकल स्टेट भी बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आ रहे सर, तो जब जब मेरा भाई अल्कोहल पीता है ना, तो उनको एक चीज से अक्सर डर लगता है, और वो है मेरे बाप जी। बाप जी बोले तो सर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब बताइए सर, हाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं। अब हमको बताते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है सर, एक स्केल होता है लेंथ का स्केल, जो आप लोग यूज करते हैं मैथ बनाने के दौरान, चाहे मान लीजिए बेंच बना रहे तो बेंच बनाने के दौरान उस स्केल का यूज करते हैं आप। लेकिन आज जो हम स्केल यूज करेंगे सर, वह होगा आपका टेम्परेचर का स्केल, समझे? मान लीजिए सर ये मेरा टेम्परेचर का स्केल, ठीक है? तो टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता हो, ये ध्यान रहे हीट एनर्जी देने पर, उसी को बोलते सर बॉइलिंग पॉइंट। सिर्फ खास मत सीखिएगा, पूरा जो सिखा रहे वो भी सीखना है। हम बोले सर टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता हो हीट एनर्जी देने पर, तो उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट को क्वाथनांक बिंदु कहते हैं, क्वाथनांक बिंदु कहते हैं। बहुत तकलीफ होता है बोलने उसका। देखिए इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है जो 76 होता है, 76 डिग्री सेल्सियस। और जो डाई मिथाइल ईथर है ना सर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका 17 डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ, बस नहीं करो यार, 17 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे दो चीज़ों को पता चलेगा सर कि इथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहेगा कब, जब रूम टेम्परेचर पर रहेगा तब। डाई मिथाइल ईथर गैस फॉर्म में रहेगा कब, जब रूम टेम्परेचर पर रहेगा तब। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से 76 डिग्री सेल्सियस होता है।
और डाइमिथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 70 डिग्री सेल्सियस होता है। सर? फिर हाँ रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर से घटेगा तब ये बॉयल होगा। नहीं देखिए, हम बोले पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, समझे। तो देखिए हर इंसान का हर एक कंडीशन में मूवमेंट होता है। कोई आदमी थोड़ा सा गर्मी से घर में सोया रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी देख के भी काम पे जाता है। जिस तरह हम लोग का पेरेंट्स कतनो गर्मी रहे, संडे रहे चाहे मंडे रहे, वो उनको हर दिन काम पे जाना होता है, क्योंकि उनको भली भांति पता होता है कि उनके माथे पर परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे। वो इस वजह से जाना पसंद करते। तो उसी तरह कंपाउंड में भी होता है। पानी है, वाटर, पानी बोलता है कि हमको 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओ ना, लिक्विड से गैस में पक्का बदल जाएगी। अब दारू लेके आए अल्कोहल, वो बोलता है यार हमको 76 डिग्री सेल्सियस दो ना, हम उतने ही खुश है, हमको लिक्विड से गैस में बदल जाएगी। इथर बोलता है यार हमको 73 है, हमको ना 100 चाहिए ना 76 चाहिए, हमको 17 दे दो, हम लिक्विड से गैस में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएंगे, समझे सर। तो अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं सर। हम लोग देखते हैं कि सर कि मान लीजिए ये मेरा एल्कोहल का है बर्तन, ठीक है, इस बर्तन में पानी है, बाहर से देखिए मान लीजिए हाँ ये पानी है, बाहर से एल्कोहल डालें, एल्कोहल पानी में गया तो पानी पानी हो गया। अब पता ही नहीं चलता है कि कहाँ एल्कोहल कौन है पानी कौन है। तो इससे ये पता चल रहा है सर कि एल्कोहल जब वाटर में गया तो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो गया, समझे। इसका नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सर वह है आपका सोल्यूबल इन वाटर। इथाइल एल्कोहल है सो पानी में घुलनशील होता है। सर ये पानी में घुलनशील क्यों होता है, उसके पीछे वजह है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आप केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं, वो भी थोड़ा हम बता ही देते हैं आपको। फिलहाल बताते हैं डाइमिथाइल ईथर है सर, ये होता है आपका इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में क्यों नहीं घुलता उसका भी रीजन बता देते हैं हम आपको। इनसोल्यूबल इन वाटर, जगह तो कम बच रहा है सर। हाँ हम कहते कुछ आप लिख लीजिए। देखिए ये सभी आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, समझे। देख रहे ना फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट कर रहा है। यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट 76, यहाँ 17, सोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। सबसे पहले हेडिंग दीजिए आप आइसोमेरी, देखिए आइसोमेरी लिख पा रहे हैं ना, आइसोमेरी। ठीक है आइसोमेरी, बात नहीं कीजिए, तो लिखिए ना आइसोमेरी हेडिंग दीजिए। जहाँ पर आइसो का मतलब सेम होता है, अब मेरिज्म का मतलब मेरोज होता है, और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स, मेरोज का मतलब होता है यूनिट्स। ठीक है सर। आइसोमेरी में लिखिए आइसो का मतलब सेम, लिख दिए, ये लिखे जल्दी लिखिए यार। आइसो का मतलब सेम, मेरोज का मतलब पार्ट्स या यूनिट्स। हो गया पॉइंट नंबर 1 लिखिए। हाँ सर ये चीज तो भूल गया, दिमाग से सेव कर दिया, बताते हैं। आइसोमेरी देने वाले मामू का नाम है बिरजू। अरे मामू बोले तो साइंटिस्ट। देने वाले मामू का नाम है बर्जेलियस, और वो 1836 में दिए थे, समझे। आइसोमेरी का जो टर्म आया ना वो 1836 में आया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। द टर्म पॉइंट नंबर 1 में द टर्म आइसोमेरिज्म वाज, देखिए सर, द टर्म आइसोमेरिज्म वाज गिवन बाय बर्जेलियस। स्पेलिंग देख लीजिए मिस्टेक हो जाएगा। गिवन बाय बर्जेलियस in 1836, in 1836। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 में आइए, पॉइंट नंबर 2 में आइए, लिखिए टू और मोर देन टू organic compound which have same molecular formula
molecular formula, but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties, देखिए, are called isomers, and this phenomenon is called isomerism, फिर नेक्स्ट पॉइंट है या 3, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट में सर एग्जाम्पल लिखिए, और इसी एग्जाम्पल में ये एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा एन, मिथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल, लिखिए ये सारा पॉइंट।